हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो कल गुरुवादी गुणों तक हो चुका था। आज है परादी गुण। परादी गुण 10 होते हैं। पढ़ा था कोटेशन कल परा अपरात्वे वाला। तो एक एक करके अपराधी गुणों को समझेंगे हम आज। तो पहला अपराधी गुण है परत्व और अपरत्व। परत्व का मतलब तो होता है श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट, और अपरत्व का मतलब होता है निकृष्ट या हीन या फिर जो अच्छा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए देश, काल, व्यय, विपाक और वीर्य के भेद से जो बेस्ट है और इन्हीं के हिसाब से जो बेस्ट नहीं है, जो निकृष्ट है। जैसे देश है, देश के अंदर मरुभूमि पड़ते हैं तो मरुभूमि बेस्ट होती है आनुप देश के बजाय। क्यों? जंगल जो देश होता है वो बेस्ट होता है क्योंकि वहां पे आरोग्य होता है, आरोग्य की दृष्टि से वो बेस्ट है, यानी वो पर हो गया। और अनुप देश जो हो गया वो हो गया अपर, क्योंकि वहां रोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे अनुप के मतलब होता है जल, और जहां पे जल होता है वहां इन्फेक्शन आदि डिजीज जो होती है वहां ज्यादा होती है। इसलिए जब अग्रय गण पढ़ते हैं, अग्रय द्रव्य पढ़ते हैं, वहां हम पढ़ते भी हैं कि मरुभूमि आरोग्य कराणाम, और आनुप भूमि जो होती है वो रोग कराणाम होती है, यानी कि अहितकर होती है। इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो पर और अपर हो गया देश के हिसाब से बता दिया। अब है काल के हिसाब से। विसर्ग काल है और आदान काल है। कि विसर्ग काल है जिसके अंदर हमारे शरीर का बल बढ़ता है क्योंकि चंद्रमा डोमिनेंट रहता है, और आदान काल जो होता है उसमें सूर्य डोमिनेंट रहता है, और सूर्य का करता है हमारे बल को खींचता है हमारे शरीर से, इसलिए हम हमारे शरीर में बल की कमी होती है। तो वो हो गया काल के हिसाब से। व्यय के हिसाब से तरुण अवस्था बेस्ट होती है, हर प्रकार की औषधि देने के लिए भी, हर प्रकार की मतलब कि किसी भी तरह के आहार अन्न को पचाने की तरीके से भी। और वहीं वृद्धावस्था जो होती है वो अपर मानी जाती है। विपाक के अंदर देखते हैं तो मधुर विपाक को बेस्ट माना जाता है कटु विपाक के बजाय। वीर्य को देखते हैं तो शीत वीर्य को पर माना जाता है और उष्ण वीर्य को अपर माना जाता है। रस के अंदर देखते हैं तो मधुर आदि जो रस होते हैं उनको बेस्ट माना जाता है, वहीं कटु तिक्त कसाय जो रस होते हैं उनको माना जाता है निकृष्ट। और जैसे अम्ल होता भी है, हृदय नाम पढ़ा था जब अग्रिय पढ़े थे अपन ने तब। तो अमरस जो होता है हृदय होता है, हृदय को प्रिय लगने वाला होता है, इसलिए वो पर होता है। तो बस इस यही समझाना है कि पर और अपर को अपने को देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, व्यय के हिसाब से, विपाक, वीर्य और रस के हिसाब से समझाना है। तो इनके हिसाब से समझाते हुए पर का मतलब होता है जो बेस्ट होगा और अपर का मतलब जो निकृष्ट होगा। देखना, जो प्रधान होता है वो तो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, और जो अप्रधान होता है वो हीन होता है, निकृष्ट होता है और हमारे लिए अहितकर होता है। देश, काल, व्यय, मान, विपाक, वीर्य आदि पर और अपर का ज्ञान करना चाहिए। देश के हिसाब से बता दिया मरुभूमि अनुभूमि, काल के हिसाब से बता दिया आदान काल विसर्ग काल, व्यय के हिसाब से बता दिया तरुण अवस्था वृद्धावस्था, मान के हिसाब से बता दिया देधर्य मान होता है एक, और एक गुरुत्व मान होता है। पढ़ा होगा आपने रस शास्त्र के अंदर जब वैशिज्य कल्पना हम पढ़ते हैं, वैशिज्य कल्पना आपका जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं मान। तो उसमें बताया गया है आड़क है, प्रस्थ है, ये सब है। और लिक्विड का मान किस में लेते हैं अपन, तो वो विपाक है, मधुर विपाक बेस्ट होता है कटु विपाक की बजाय। वीर्य में शीत वीर्य को पर माना जाता है, उष्ण वीर्य को अपर माना जाता है। आदि के आधार पर अपन ने पर और अपर को समझ लिया। आरोग्य देशों में मरुभूमि श्रेष्ठ होती है, वही चीज देश को समझा रहे हैं यहाँ पे। और अनुप देश जो होता है वो अपर होता है। बल को बढ़ाने वाले काल को विसर्ग काल बोलते हैं और आदान काल जो होते हैं अपर को बोलते हैं। व्यय के अंदर तरुण अवस्था श्रेष्ठ होती है और आरोग्यकर होती है, और अन्य अवस्था जैसे वृद्धावस्था होती है वो क्या होती है, रोगी अवस्था होती है, यानी कि आरोग्य नहीं होता उसमें। वृद्धावस्था में बात बढ़ी हुई इसलिए होती है अपनी, इसलिए वात बढ़ जाती है, इसलिए वहां पे वृद्धों में कौन सी व्याधियां होती है, जनरली वातज व्याधि देखने को मिलती है, और बल का क्षय भी होता है उनके अंदर, इसलिए वो आरोग्य नहीं रह मतलब आरोग्य नहीं होता उनके अंदर। नेक्स्ट अब है तीसरा युक्ति। प्रादि गुणों का तीसरा है युक्ति। युक्ति का मतलब क्या होता है, युक्ति होती है किसी भी हमारे शरीर में कोई रोग होता है, दोष धातु मल विषम अवस्था में आते हैं, तो इनको साम्य अवस्था में करने के लिए हमें योजना बनाते हैं कि इस वीर्य वाली औषध देंगे तो शीत देंगे तो वात बढ़ जाएगी, उष्ण देंगे तो वात का शमन हो जाएगा। इस तरह की योजना बनाते हुए
युक्ति करते हुए हम क्या करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं, जिससे क्या होता है, साम्य अवस्था में आ जाते हैं। तीनों जो होते हैं, दोष धातु मल, जो हमारे शरीर के स्तंभ होते हैं, वो साम्य अवस्था में आ जाते हैं। तो किसी की भी चिकित्सा करने के लिए, औषधि देने के लिए हमें जो युक्ति लगानी पड़ती है, जो योजना करनी होती है, उसे बोलते हैं युक्ति। जो योजना बनाते हैं उसे युक्ति बोलते हैं। और सबसे बेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, चिकित्सा की सफलता जो होती है, सबसे मुख्य रूप से 10 पराधी गुणों में से युक्ति पर डिपेंड करती है। पराधी पर तो है ही, पराधी गुण तो है ही चिकित्सा के अंदर सहायक अपने, लेकिन उनमें भी जो बेस्ट होता है वो युक्ति होती है। अगर हम योजना बना के किसी के भी रस, वीर्य, विपाक आदि का विचार नहीं करते हुए ऐसे ही दे देंगे औषधि, तो वो रोगी सही नहीं होगा। हमारी जो औषध है वो वहां पे अमृत का कार्य नहीं करके वो विष का कार्य करती है। इसीलिए युक्ति बनाकर हमें किसी की भी रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। देखिएगा, योजना को कहते हैं युक्ति, समझ लिया हमने। दोष के अनुसार भेषज की कल्पना, कि वात बढ़ा हुआ है तो हमें कौन सी औषध देनी है, पित्त बढ़ा हुआ है तो कौन सी औषध देनी है, यानी कि वात, पित्त, कफ, इनके अनुसार, हमारी धातुओं के अनुसार, हमारे मल के अनुसार, इनके अनुसार जो चिकित्सा करते हैं उसे बोलते हैं युक्ति। नेक्स्ट है संख्या। संख्या कहाँ काम आती है? संख्या होती है किसी के भी रोग के हैं, कितने भेद हैं, कितनी मात्रा में हमें औषध देनी है, कितने काल में लेनी है, सुबह शाम लेनी है, 2 टाइम लेनी है तुम्हें, ये औषध ऐसे बताते हैं हम रोगी को, ये लेनी है। तो इसलिए 1, 2, 3 आदि की जो गणना होती है उसे बोलते हैं संख्या। संख्या में दोष कितने प्रकार के हैं? दोष 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो संख्या हो गई ना यहाँ पे। तो संख्या का काम आया, पराधी गुण जो था वो काम आया अपना। विकार, जैसे गुल्म है, पांडु है, पांडु थे, उसके कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, इस तरह से। और अन्य के भेद आदि का ज्ञान भी होता है, वो किससे होता है? संख्या से होता है। तो इसीलिए जो संख्या, जो पराधी गुण था वो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं संयोग और विभाग, इंपॉर्टेंट है। संयोग और विभाग का जनरली हम जो देखते हैं वो होता है, किसी भी जब हम औषधि का सेवन करते हैं तो पथ्य और अपथ्य जब करते हैं ना, कि भाई आपको ये रसायन कर्म करवा रहे हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, कि आपको ये चीजें तो खानी है। तो एक तरह से जो पथ्य होगा वो तो संयोग हो गया ना, कि हमें उन वस्तुओं का संयोग करना है उसकी डाइट के अंदर, तो वो हो गया संयोग, यानी कि वो हो गया पथ्य। और अहितकर वस्तुएं जो उसे हम देते हैं कि तुम्हें कटु और विदाही अन्नों का त्याग करना है, ये नहीं खाने हैं। जब तुम ये रसायन औषधियां लोगे तो तुम ये सब नहीं खाओगे, मद्य का सेवन नहीं करोगे, तो उसे छुड़वाना है, तो त्याज्य करवा रहे हैं, उसे दूर कर रहे हैं, उससे उसका विभाग कर रहे हैं। तो अपथ्य हो गया यहाँ पे एक तरह से विभाग। समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर जब मतलब कि 10 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है 5 पराधी गुणों को समझाइए, तो आप ऐसी डिटेल से समझा के आओगे। यहाँ पे एक एक लाइनों में समझाया हुआ है, लेकिन जब वहां पे 5 नंबर में एज इट इज क्वेश्चन आता है तो अब 5 नंबर में 2 पेज तक का मैटर लिखना होता है, 2-2.5 पेज, तो इतना नहीं हो पाता है। इसलिए डिटेल से समझाने के लिए बता रही हूँ। संयोग और विभाग को हमें एक तरह से पथ्य अपथ्य से या फिर हमारे अनुपान से समझ सकते हैं। अनुपान लेते हैं औषधि के साथ में तो उससे समझ सकते हैं। देखिएगा, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों का मिश्रण करते हैं, और एक तरह से वैसे भी समझ सकते हैं 2 औषधियों को हम मिलाते हैं, चूर्ण बना के लेते हैं कि तुम्हें ये दोनों औषधियां साथ में लेनी है, ये अलग अलग लेनी है। तो इस तरह से भी वहां पे संयोग और विभाग काम में आते हैं। तो देखिएगा, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के मिश्रण करने को या योग करने को बोलते हैं संयोग। अब संयोग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो एक कर्मज संयोग होता है, एक द्वंद कर्म संयोग होता है, एक सर्वकर्म संयोग होता है। देखिएगा, कोई भी मतलब कि वृक्ष पे कौवा बैठता है, तो यहाँ पे जो एक कर्म संयोग हुआ, कि कर्म तो किसने किया? एक ने किया ना। संयोग किसके साथ हुआ? वृक्ष के साथ। कर्म किसने किया? कौवे ने। तो वो हो गया एक कर्मज। ठीक है। द्वंद कर्मज, परस्पर बढ़ते हुए 2 भेड़ों का लड़ना। 2 भेड़ें होती हैं, लड़ रही हैं, तो दोनों कर्म करेंगे, इसलिए द्वंद कर्मज। दोनों के द्वारा जो कर्म किया जाता है, दोनों के द्वारा जो संयोग हो रहा है उसे बोलते हैं द्वंद कर्मज। यानी कि 2 वस्तुओं को मिलाना, और किसी के अंदर अपन एक अकेले वस्तु का संयोग कर रहे हैं, तो वो हो गया एक कर्मज। द्वंद कर्मज के अंदर 2 वस्तुओं का संयोग कर रहे हैं, तो वो द्वंद कर्मज है। अब है सर्वकर्मज। उड़द की दाल होती है, उसको एक पात्र में डाल दिया, सारी दाल को, किसके साथ में? उड़द की दाल को एक साथ एक पात्र में डाल दिया, तो सभी उड़द की दाल, उड़द के जो दाने होते हैं उनकी आपस में क्रिया होती है, तो उसे बोलते हैं सर्वकर्मज। यानी कि बहुत से उड़द को एक भांड, भांड का मतलब होता है पात्र, उसके अंदर डालने से माशों की क्रिया क्या कहलाती है? सर्वकर्मज योग कहलाते हैं। यानी कि सभी चूर्ण चटनी जो थे अपने, यानी कि त्रिफला था, उसको एक मधु के साथ मिला के लेना है, तो वो आंखों के लिए हितकारी होता है। ये हो गई अपनी द्वंद कर्मज। 2-3 योग अपन साथ में मिला के ले रहे हैं, तो हो गया अपना सर्वकर्मज योग।
क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम विभाग की तरफ। विभाग का मतलब होता है जो संयुक्त वस्तुएं हैं अब उनको अलग करना है। जैसे विभक्ति, संयुक्त वस्तुओं को अलग करना, यह गुण 3 प्रकार का होता है। सेम जो पढ़ी ऊपर वही। एक कर्मज विभाग के अंदर जो 2 वस्तुएं एक हुई थी उनको अपने को अलग करना है। जैसे चावल वगैरह बीनते हैं हम, खिचड़ी बनाते हैं, तो उसमें से कंकड़ वगैरह को अलग करते हैं, तो एज ए विभाग। तो देखिएगा, एक कर्मज विभाग के अंदर जो कौवा पेड़ पे बैठा था, एक कर्मज यानी कि एक ने कर्म किया, यानी कि कौवा उड़ गया, तो एक कर्मज। ठीक है। एक की तरफ से द्वंद कर्मज, 2 भेड़े जो लड़ रही थी वो अलग हो गई, 2 वस्तुएं जो हमने मिलाई थी उनको हमने अलग किया। चावल के अंदर हमने दाल मिला दी थी तो उनको हमने अलग किया आपस में, 2 वस्तुओं का आपस में अलग किया, तो वो हो गया द्वंद कर्मज विभाग। ठीक है। सर्व कर्मज में सभी माशों की उड़े ने उड़द की दाल को एक एक कर दिया, उसके जो दाने थे उनको अलग अलग कर लिया अपन ने उस पात्र में से, उसको बोलते हैं सर्व कर्मज विभाग। आपको इंपोर्टेंस पूछते हैं तो आपको पथ्य, अपथ्य और अनुपान के द्वारा संयोग विभाग को समझाना है। अब आता है पृथकत्व, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दो नंबर में क्वेश्चन आता है, पृथकत्व और परिमाण में आप क्या समझते हैं। जो आगे एक गुण आएगा आपका वो आप पढ़ेंगे हम, तो उन दोनों में आप क्या समझते हैं उसको समझाइए। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस लिख के आना होता है, दोनों में अंतर को स्पष्ट कीजिए, इतना सा क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, वो देखेंगे अभी हम। तो पहले पृथकत्व पढ़ते हैं फिर परिमाण पढ़ेंगे। पृथकत्व, यह द्रव्य मतलब पट और घट, कपड़े से घट को अलग करना, दोनों अलग सी चीजें हो गई ना, कि ये तो कपड़ा है और ये घड़ा है, ये मिट्टी का बना है, ये तंतुओं का बना है, मोबाइल है और चार्जर है, दोनों अलग वस्तुएं हैं, बस वही है पृथकत्व। इसी तरह समझा रहा है ये, यह द्रव्य पट है के लक्षण वाला है और यह घट से भिन्न है। ऑब्वियसली अपन समझा रहे हैं किसी को कि देखो भाई ये कपड़ा है, ये घड़े से भिन्न है, तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इसी को पृथकत्व बोलते हैं। देखिएगा, इस प्रकार की बुद्धि जहां होती है, जहां 2 वस्तुओं को डिफरेंस अपन कर सकते हैं, भिन्नता बता सकते हैं, इस प्रकार की जहां बुद्धि होती है उसे बोलते हैं पृथकत्व। पृथकत्व एक द्रव्य का दूसरे से भिन्न बताना, कि यह मुलेठी है और यह अपनी शतावरी है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से बिल्कुल अलग बताना, तो यह मुलेठी है तो ये इस रोग में काम आएगी, यह शतावरी है तो वह इस रोग में काम आएगी, इस तरह से बताते हैं, तो वो होता है पृथकत्व। ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है असंयोग। असंयोग का मतलब होता है हिमालय पर्वत है दूसरी साइड में और एक वस्तु है अलग, बिल्कुल अपोजिट साइड में है दोनों, तो उनको बताना कि हिमालय पर्वत जो है वो मेरू पर्वत से अलग है, यानी कि हिमालय का मेरू पर्वत से पृथकत्व है। ऐसे विलक्षण है, संयुक्त हुई वस्तुओं का पृथक्करण करना विजातीय द्रव्य से, यानी कि जानवरों का झुंड है, उसके अंदर गाय भी है, उसके अंदर भैंस भी है, उसके अंदर बकरी भी है तो एक प्रजाति ना, जानवर ही तो है सब, है तो एनिमल। अब कोई बोलता है कि एनिमल में से भी किसी एक को अलग करो, किसी ने बोल दिया कि गाय को पहचान के आओ ये सारे एनिमल्स हैं, तो वो गया, उसने गाय को आइडेंटिफाई किया, तो वो होता है विलक्षण है। कि संयुक्त हुई वस्तुओं में से भी विजातीय होते हुए भी किसी में एक में तो विजातता है, कोई में एक तो कोई डिफरेंस है जिससे अपन उस चीज को पहचान सकते हैं कि वो ये है। गाय को किसने कैसे पहचाना, बच्चे को कैसे पता चलता है कि ये गाय है, उसे कुछ तो बताते हैं ना बचपन में कि देखो बेटा काऊ ऐसी होती है, इस तरह से वो जाएगा, उसने काऊ को आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहाँ वो है। अब है अनेकता। अनेकता है मनुष्य की तरह, एग्जाम्पल देती हूँ। मनुष्य हैं, सभी एक जैसे होते हैं, जिनमें सभी में मनुष्यत्व जाति पाई जाती है, उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका नाम तो ये है और ये ऐसा दिखता है, उसी के आधार पर तो कहते हैं ना कि उसका नाम ये था, ये ऐसा दिखता है, ये यहाँ का है। 3-4 चीजों के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उनको अलग करना, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करते हैं, उसकी कुछ जो आइडेंटिफाई है अपने पास, आइडेंटिटी है, कुछ पहचान है, किसी का नाम अलग है तो किसी का नाम के आधार पर हम करते हैं, किसी को उसके रहने के स्थान के आधार पर करते हैं, किसी को उसकी सुंदरता के हिसाब से, किसी के रूप के हिसाब से कि उसका रूप ऐसा है, वो गोरा है, वो काला है, वो सांवला है, इस आधार पर करते हैं, तो वो होता है अनेकता। यानी कि एक ही जाति वाले द्रव्यों में अनेक रूपता, यही चीज द्रव्यों पर अप्लाई होती है कि सभी समान रूप से दिखते हैं, उनमें से भी किसी अलग को
आइडेंटिफाई करना, तो ये होता है पृथकत्व। एक तरह से इनसे अपने को पृथकत्व को समझाया गया है कि पृथकत्व का मतलब होता है दो अलग अलग वस्तुएं। बस देखते हैं नेक्स्ट। फिर आता है परिमाण। परिमाण एक तरह से क्वांटिटी हो गई, मात्रा हो गई, उसकी मेजरमेंट हो गया, कितनी मात्रा में हमें लेना है, तो उसे बोलते, मान को बोलते हैं हम परिमाण। परिमाणम पुनर्मानम, जो मान होता है उसी को परिमाण बोलते हैं। जैसे मान जो होता है, एक तो होता है किसी भी लिक्विड का मान होता है, जैसे लीटर में होता है, एक होता है किलो में होता है, उसे गुरुत्व मान करते हैं। एक तो ठोस वस्तुओं का मान होता है, एक लिक्विड का मान होता है, द्रव वस्तुओं का मान होता है। तो इसी हिसाब पे माना गया है कि किसी का प्रस्थ, आड़क, तुला आदि जो मान होते हैं इनको बोलते हैं परिमाण। परिमाण कहाँ काम आता है? औषधि देते हैं तो कितने परिमाण में देनी है, कितने परिमाण में कोई अवलेह बना रहे हैं, कोई संधान कल्पना बना रहे हैं, कोई आशावरिष्ठ बना रहे हैं, च्यवनप्राश बना रहे हैं, तो कितने परिमाण में अपने को आंवले लेने हैं, कितने आड़क आंवले लेने हैं। कंस हरीत की बना रहे हैं तो कितनी हरीत की लेनी है। उसमें कंस का मतलब आड़क होता है ना, कंस हरीत की जब होती है उसके अंदर जो कंस होता है, और हरीत की कितनी लेते हैं, 100 लेते हैं उसमें, तो ऐसे बताते हैं। तो ये होता है परिमाण। क्वेश्चन आता है कि परिमाण और पृथकत्व, परिमाण तथा पृथकत्व से आप क्या समझते हैं? 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसे आपको डिटेल से समझा के आना है। जैसे अनेकता के अंदर मैंने एग्जाम्पल दिया वैसे, और उसकी चिकित्सा के अंदर इंपॉर्टेंस बताते हुए समझा के आना है। किस किस तरह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथकत्व होता है, और किस तरह से परिमाण की इंपॉर्टेंस है हमारे औषधि के अंदर, हमारी चिकित्सा के अंदर, पूर्वादि परादि गुणों में। अब आता है संस्कार। देखिएगा, संस्कार पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से ही, उसमें फ्यूचर में भी पढ़ा होगा आपने। देखिएगा, संस्कार ही गुणांतराधान मुच्यते। गुणों का आधान करना, किसी के अंदर नए गुणों का आधान करना, उसे बोलते हैं संस्कार। द्रव्यों में गुणांतराध्यान यानी उसके गुणों को और भी, उसमें गुण जो है उसके अलावा भी उसमें गुण ऐड करना, उसमें कार्य करने वाली दूसरी प्रॉपर्टीज को ऐड करना, तो उनको बोलते हैं संस्कार। गुणों का आधान करना क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। देखिएगा, संस्कारण को कहते हैं, संस्कार करण को कहते हैं, वही सिमिलर है गुणांतराध्यान में संस्कार। द्रव्यों के स्वाभाविक गुण में जो संस्कार किया जाता है उसे करण कहते हैं। जो स्वाभाविक गुण थे उसमें अपन ने ऊपर से गुण ऐड किए, जैसे किसी के अंदर एक तरह से कैसे बताऊं, फ्लेवर ऐड करते हैं, फ्लेवर डालते हैं, तो फ्लेवर एक तरह से क्या हुआ, किसी भी वस्तु के, गुलाब जल है, गुलाब जल का फ्लेवर ऐड किया है, चॉकलेट का फ्लेवर डाला है, केक होता है उसके अंदर फ्लेवर डालते हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर डाला है, तो एक तरह से फ्लेवर जो था ना वो संस्कार है अपना, उसे और भी आकर्षित, उसके अंदर और भी गुण डालने के लिए उसे बोलते हैं संस्कार या करण। द्रव्यों में जो गुण उपस्थित नहीं है ऐसे गुणों का आधान करना संस्कार कहलाता है। संस्कार द्वारा दोषों को दूर किया जाता है, जो दोष होते हैं उनको दूर किया जाता है। किसी द्रव्य में संस्कार किया, उसके अंदर पहले से अशुद्धियां थी, जैसे अपन ने हरताल लिया, मनशिला लिया, रसशास्त्र में पढ़ा होगा, उनका शोधन करते हैं, अगस्त्य पत्र सरस, कुष्मांड सरस से करते हैं। तो उनका शोधन किए बिना ही अगर हम उनको काम में ले लेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे शरीर में व्याधियां करेंगे। उनके लिए उनको संस्कार, तो एक तरह से उनका शोधन करना भी क्या होता है, संस्कार ही होता है ना, शोधन भी। उनको धोना, कांजी से धोना, कभी किससे धोना, तो जल से धोना, जल से उसका प्रक्षालन करना, तो इस तरह से करना दोषों को दूर करने के लिए, उसमें उपस्थित दोषों को दूर करने के लिए, जो विष होता है उसको दूर करने के लिए, तथा द्रव्य में नए गुण उत्पन्न करने के लिए, ताकि उसकी भस्म तैयार की जा सके रोगों के लिए, उसे बोलते हैं संस्कार। देखिएगा, स्वेदन कर, स्वेदन किसी वस्तु को गर्म करके भी क्या किया जाता है, संस्कार किया जाता है। मर्दन करके भी क्या जाता है, घोंट के, मर्दन मतलब भावना देते हैं अपन, पीसते हैं उसको, भाजन आदि के द्वारा गुणों का आधान किया जाता है, उसे बोलते हैं संस्कार। देखिएगा, एक एक चीज को समझते हैं। ते गुणास्त तोय यानी कि जल के द्वारा, अग्नि मतलब अग्नि के संयोग के द्वारा संस्कार करेंगे, एक एक को समझाऊंगी मैं भी। अग्नि सन्निकर्षा यानी किसी के अंदर अग्नि का संयोग किया, उस तरह से उसमें संस्कार का आधान किया अपन ने, संस्कार डाले। शोच के द्वारा यानी कि शोधन के द्वारा उसे धोया अपन ने। मंथन के द्वारा यानी कि घोंट के, यानी दूसरी वस्तु को मिला के उसके अंदर घोंटा, तो उसे मंथन यानी कि मथना उसको एक तरह से। देश
काल, देश काल, वासन, वासन के द्वारा, बताऊंगी क्या होता है एक एक बार में, भावना के द्वारा, भावनादि ही, भावना आदि के द्वारा, तथा काल प्रकर्ष, काल प्रकर्ष तथा भाजनादिभिश्च दीयन्ते, यानी कि जल के द्वारा, अग्नि के संयोग के द्वारा, शोच के द्वारा, मंथन के द्वारा, देश काल के द्वारा, वासना के द्वारा, भावना के द्वारा, काल प्रकर्ष के द्वारा और भाजन के द्वारा, इनके द्वारा, इन कर्मों के द्वारा किसी भी द्रव्य का संस्कार करना, यानी उसमें गुणों को ऐड करना, क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। जैसे एक एक चीज को समझते हैं अब हम। सबसे पहले पढ़ा अपन ने जल। कोई वस्तु है, कठिन है, उसको मृदु बनाने के लिए किसका संयोग करते हैं हम? जल का। तो संस्कार किससे किया? जल से। जल का संस्कार किया तो उसके अंदर गुणों के अंदर क्या चेंज आया? वो पहले कठिनत्व गुण था उसके अंदर, अब उसके अंदर गुण आ गया मृदुत्व। तो उसके अंदर गुणों का क्या हुआ? चेंज हुआ। क्लियर? फर्स्ट। नेक्स्ट है अग्नि का संयोग। अग्नि का संयोग देखते हैं, चावल होते हैं, चावल की खीर खाते हैं, वो गुरु होती है कि नहीं होती है? लेकिन उन्हीं चावल को ओनली अपन पका लेते हैं पात्र के अंदर। तो चिवड़े सुनाया अपन ने? चिवड़े, खिल्ली बोलते हैं जिसको, एक तरह से जिसकी भेलपूरी बनती है, वो क्या होते हैं? लघु होते हैं। तो वो भी चावल के बनते हैं। तो लावा या भात जिसे बोलते हैं वो लघु। तो किससे बना? अग्नि के संयोग देने से बना ना, तो वो हो गया। शोच यानी कि किसी भी चीज को धोया अपन ने, वत्सनाभ है, कुचला है, इनका अपन ने शोधन किए बिना तो बनाएंगे नहीं अपन, कोई भी कल्पना बनाएंगे तो उनको धोया अपन ने, तो उसे बोलते हैं शोच। क्लियर है? मंथन, मंथन का मतलब होता है कि दही है, एज इट इज ऐसे कैसा दही कर लेंगे। तो जो शोथ होता है, शोथ वाले जो मनुष्य होता है, रोगी होता है, उसके अंदर अगर दही दे देते हैं तो वो शोथ को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन अगर उसी शोथ के अंदर हम या तो स्नेह मिला देते हैं, या फिर उसी शोध के मतलब कि जैसे पढ़ा था उदर रोग, मानती हूँ एक बार के लिए, तक्र है, उदर रोगी व्यक्ति को तक्र देते हैं। तक्र नहीं देना चाहिए, जलोदर होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी की मात्रा बढ़ी हुई है। फिर उसको तक्र देना सही है क्या? नहीं है ना। अवॉइड करते हैं ना उसको ज्यादा जलीय पदार्थ पीने के, क्योंकि उसके अंदर जल पीने से क्या होगा? पहले से मंदाग्नि होती है, और मंदाग्नि क्या होता है? मेन कारण होता है उदर रोग का। और वापस और तक्कर देंगे तो उसके अंदर अग्नि और मंद हो जाएगी। लेकिन अगर उसी जलोदर में त्रिकटु से अगर साधित करके हम उसे तक्कर देते हैं, तो वो क्या करती है? तक्कर फायदा करती है उदर रोगी को। वही बात है, अगर दही एज इट इज उसको देते हैं तो शोथ को बढ़ाएगा, लेकिन उसी दही के अंदर हम थोड़ा सा घृत मिला देंगे तो वही क्या करेगा? शोथ को कम करने वाला होता है। तो उसे बोलते हैं मंथन। आगा नेक्स्ट है देश। जांगल मास है और एक अनुप मास है। जांगल मास क्या होता है? रुक्ष होता है। अनुप मास क्या होता है? गुरु होता है। तो अनुप मास क्या करता है? कफ को बढ़ाता है, और वहीं जांगल मास क्या करता है? कफ का शमन करने वाला होता है और वात को बढ़ाने वाला होता है। तो इनकी गुणों के अंदर भिन्नता होती है इनके मांस में। आगे है काल। काल के अंदर अपन ने पढ़ा, जैसे बताती हूँ, ऋतुचर्या पढ़ी थी अपन ने। ऋतुचर्या पढ़ी थी तो अपन बोलते हैं कि पुराने अन्न खाना चाहिए। पुराण अन्न का वर्णन किया गया है वहां पे। पुराण अन्न क्यों खाना चाहिए? नवीन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नवीन अन्न क्या होता है? गुरु होता है। और वहीं वो लॉन्ग टाइम तक अगर पड़ा रहेगा पुराण अन्न, तो क्या होगा? लघु हो जाएगा। तो काल के द्वारा क्या हुआ? उसका गुरु से लघु आ गया। ठीक है? क्लियर। आगे है वासन। वासन का मतलब होता है फ्लेवर, फ्लेवर डालना। तो वही बात आ गई, वो केक वाली बात समझाई थी, फ्लेवर डाल दिया तो वासन हो गया। भावना दी अपन ने, दूसरे तरह की भावना देते हैं, तो उसमें क्या होता है? नए गुणों का आधान होता है। मनशिला की बनाई अपन ने कोई भस्म तैयार की, तो उसके अंदर भावना दे दी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसकी भावना देते हैं उसके अंदर, घृत कुमारी की देते हैं या किसकी देते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो भावना देती, तो भावना से क्या होता है? गुणों का आधान हो जाता है उसके अंदर। काल प्रकर्ष, काल प्रकर्ष से समझाती हूँ। तांबे का पात्र होता है कोई, या कांसी का पात्र होता है। नहीं नहीं, ये काल का नहीं, ये भाजन का प्रयाय। एक बार भाजन देखते हैं पहले। तांबे का पात्र है या फिर कांसी का पात्र है, उसके अंदर अगर दही पड़ा रहता है, 10 दिन तक पड़ा रहता है, बोलते हैं ना तांबे के पात्र में दही नहीं खाना चाहिए, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर तांबे के पात्र में दही लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहता है तो वो क्या हो जाता है? विष बन जाता है। इसीलिए उसे बोलते हैं भाजन। अब आता है काल प्रकर्ष। काल प्रकर्ष समझते हैं, जब आशावरिष्ठ बनाते हैं, संधान कल्पनाएं पढ़ी होंगी आपने विशुद्ध कल्पना के अंदर। तो संधान कल्पनाएं जब हम बनाते हैं तो आशावरिष्ठ बनाते हैं, तो उसे एक नियत काल तक रख देते हैं। जैसे आचार वगैरह बनाते हैं तो नियत काल के लिए उसे रख देते हैं, थोड़े से समय के लिए उसे रख देते हैं कि इसे अभी मत खाना, इसमें खट्टापन नहीं आया है, तो ये काल का हो गया।
कि काल के द्वारा क्या होगा, उसके अंदर खट्टापन आएगा, यानी कि उसके अंदर गुणों का आधान होगा, तो उसे बोलते हैं काल प्रकर्ष। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यह आपका हुआ कंप्लीट संस्कार। अब आता है अभ्यास। अभ्यास किसी की भी प्रैक्टिस करना, उसे बोलते हैं अभ्यास, यानी कि पर्याय होता है अभ्यास, शीलन और सतत क्रिया। इसके 3 टाइप होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पीजी की दृष्टि से। पीजी में आते हैं अभ्यास के भेद लिखिए, ये आता है क्वेश्चन पीजी के अंदर, तो याद होने चाहिए आपको। अभ्यास, भावों का निरंतर सेवन करने से, किसी भी द्रव्य का निरंतर सेवन करते हैं अपन, तो उससे का क्या होता है, अपने को आदत लग जाती है, लत लग जाती है, तो उसे बोलते हैं अभ्यास। षष्टिक शाली का निरंतर सेवन करना, एग्जाम्पल दे रखा है। शीलन, एक ही द्रव्य का बार बार सेवन करते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं शीलन। एक्चुअल में क्या नहीं, सिमिलर सी परिभाषाएं हैं, एक ही चीज है, कुल मिला के बात यही आएगी कि सभी का अभ्यास होता है बस। सतत क्रिया, एक ही क्रिया को बार बार करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं निरंतर करना, तो उसका क्या हो जाता है, अपने को अभ्यास होता है, बार बार अपन वही चीजें करते हैं, तो उसका क्या होता है, अभ्यास हो जाता है, उसे बोलते हैं सतत क्रिया। ये एग्जाम में पीजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके अभ्यास के भेद लिखिए, एज इट इज क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आध्यात्मिक गुण। मनोरोगी, मन के जो रोग होते हैं, मन के विकार जो होते हैं, मानसिक विकार जो होते हैं, उनको समझने के लिए जो होते हैं वो आध्यात्मिक गुण इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि और सुख दुख, ये 6 क्या होते हैं, आध्यात्मिक गुण होते हैं। इच्छा, इच्छा काम है, जो जिसकी अपन ने कामना की, जिसकी अपन ने चाह की, तो कामना करना या फिर इच्छित वस्तु की चाह ना करना ही क्या होती है, इच्छा कहलाती है। मन को किसी वस्तु की चाहत है, मन को किसी वस्तु प्रिय है कोई, तो उसकी अपन ने कामना की कि मुझे ये चाहिए, तो वो क्या होती है, इच्छा होती है। 2 प्रकार की होती है, एक तो फल इच्छा, यानी डायरेक्ट उस फल की इच्छा हो रही है। सत कार्य से, यानी कि जिसकी भावना, जिसकी सत्ता है जिस कार्य की, उस कार्य करने से सुखात्मक फल की प्राप्ति होगी, तो उसे बोलते हैं फल इच्छा। तो एक तो फल की इच्छा करनी है, तो उसे बोलते हैं फल इच्छा। एक उपाय इच्छा, अगर क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। उपाय इच्छा, उस फल तक पहुंचने के लिए जो हमें उपाय करने पड़ेंगे, जो हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे, तो उसके जो बीच में जो आएगा, यानी फल के बीच और हमारे बीच जितने भी उपाय हैं, जितना भी जो एक तरह से मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय करना पड़ेगा, उस रास्ते का जो इच्छा करते हैं हम कि इसे कैसे पार करेंगे, तो उसे बोलते हैं उपाय इच्छा। देखिएगा, जैसे मानते हैं ना कि इस कार्य को करना है तो पहले यज्ञ हवन करवाते हैं, जैसे ब्राह्मण लोग मानते हैं, तो जिस कार्य की संपन्नता के लिए यज्ञ आदि करवाते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए यज्ञ आदि करवाते हैं, तो यज्ञ आदि क्या हो गया, उपाय। तो यह हो गई उपाय की इच्छा करना। अब आता है द्वेष, मन के अंदर जलन की भावना आना कि उसके इतने मार्क्स कैसे आ गए, मेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, तो एक तरह से खुद को जलता हुआ महसूस करना, क्या होता है, द्वेष होता है। प्रज्वलनात्मक को द्वेष है, जिसके होने से व्यक्ति अपने आप को प्रज्वलित की भांति महसूस करता है, यानी कि द्वेष होता है जिसके कारण मनुष्य अपने आप को जलन, यानी कि अंदर से जलता हुआ महसूस कर रहा है, तो उसे बोलते हैं द्वेष। ठीक है, जलन। सुख, मन के अनुकूल संवेदना, अनुकूलीय वेदनियम सुखम, मन के अनुकूल संवेदना, जो इच्छा हमें, जो चाहिए था हमें वो मिल गया, तो हम क्या होते हैं, खुश होते हैं, तो वो होता है सुख। जो चाहिए था उस वो नहीं मिला और उसके विपरीत हमें रिजल्ट मिला, हमारे मार्क्स आने चाहिए थे इतने और आए इतने, तो हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो होता है दुख। प्रतिकूल वेदनीय दुखम, यानी कि मन के प्रतिकूल वेदना जो होती है उसे बोलते हैं दुख। प्रयत्न, कृति प्रयत्न, यानी कि जो हम करते हैं, जो हम इच्छित वस्तु है, या तो इच्छा के कारण या फिर द्वेष के कारण, या फिर सुख प्राप्त करने के लिए या फिर दुख को दूर करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो सभी क्या आते हैं, जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं हम, उनको बोलते हैं हम प्रयत्न। देखिएगा, कृति प्रयत्न है, यानी कि जो किया जाता है, जो कार्य करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, यानी कृति का मतलब कार्य या क्रियाएं जो होती हैं, उनको बोलते हैं प्रयत्न बोलते हैं। इच्छा देश से उत्पन्न हो जाए, या तो ये हमारी इच्छा है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, या फिर हम दूसरों को दूसरे की जलन से
मोटिवेट हो रहे हैं कि उसके इतने आ गए, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे भी इतने आएंगे, तो द्वेष से उत्पन्न है। या फिर सुख के लिए कि हमें इतना करना है ताकि हम आगे जाके ये कर सके, तो ये हमारे सुख के लिए है। या फिर हमारे दुख को दूर करने के लिए जो हम करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, जो चेष्टाएं करते हैं, उनको बोलते हैं प्रयत्न। देखना, इच्छा या द्वेष से उत्पन्न होने वाली चेष्टा, उत्साह उत्पादक गुण को बोलते हैं प्रयत्न। पूरे जोश के साथ जब हम कार्य करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रयत्न। 3 प्रकार का होता है, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। प्रवृत्ति होती है अपनी इच्छा से अपन कोई कर्म कर रहे हैं, उसे प्रवृत्ति बोलते हैं। देश में आके अपन कंपटीशन लगाते हुए कि उसने ऐसा कर लिया, उसके पास इतने कपड़े, मेरे पास भी इतने कपड़े होने चाहिए, उसने ऐसा किया, तो अपन देश से जो करते हैं, बोलते हैं ना कंपटीशन दूसरों से नहीं, कंपटीशन खुद से होना चाहिए, वही चीज है, उसे बोलते हैं निवृत्ति। जीवन योनि के लिए वह जीवन जीने का कारण होता है, जीवन निर्वाह के लिए जो कर रहे हैं, यानी कि जो कमाते हैं, अपने घर को चलाना है, तो उसे बोलते हैं जीवन योनि। अब आती है बुद्धि। अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसाय का मतलब क्या होता है? जो भी हमें महसूस होता है, जो भी हमें हमारी पुरानी स्मृतियां हैं, इन सबको बोलते हैं अध्यवसाय, और यही क्या होती है? बुद्धि होती है। तो अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसाय जो होता है वो बुद्धि का लक्षण होता है। अध्यवसाय है कि हमें किसी को कुछ देखा तो तुरंत याद आया ये अपन ने पहले भी कहीं देखा है, तो वो हो गई स्मृति। हमें अनुभव हुआ, हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मत जाओ, आप इधर जाओ, ऐसे बताते हैं हम। तो इस तरह से वो क्या हो गई? वो अध्यवसाय। तो बुद्धि तो है, तो इसे बोलते हैं बुद्धि। अध्यवसाय का लक्षण अंतिम निर्णय होता है, यानी कि बुद्धि जो लेगी वो अंतिम निर्णय लेती है। ये 2 प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके टाइप याद रखिएगा, याद नहीं रहते हैं। पूर्व में अनुभव किए गए विषय का ज्ञान स्मृति कहलाता है। और अनुभव ये 4 प्रकार का होता है। या तो प्रत्यक्ष किसी को देखा है और वो घटना हमारे साथ भी हुई है, तो प्रत्यक्ष देखते हुए हमें चीज का अनुभव हो रहा है। या फिर अनुमान लगा रहे हैं कि उसे कैसा हो रहा हो, अनुभव करते हैं हम उसके किसी दूसरे के दुख दर्द को, तो वो होता है अनुभव, अनुमान लगाते हुए। आप्तोपदेश यानी कि किताबों में पढ़ते हैं, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके द्वारा अनुभव करते हैं। उपमान यानी कि उपमा देते हुए, 2 की कंपैरिजन करते हुए, सादृश्यता लगाते हुए करते हैं, तो उससे प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं? अनुभव बोलते हैं। ये कंप्लीट हुए आपके गुण। अब नेक्स्ट है गुरुवादी गुणों की इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। या तो आ जाएगी गुणों की इंपॉर्टेंस लिखिए, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुवादी गुणों की उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। और कल मैं बताना भूल गई थी, 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं गुरुवादी गुणों में से पूछे जाते हैं। जैसे शीत है, या फिर अपन ने गुरु गुण पढ़ा, तो गुरु गुण का मुख्य क्रम लिखते हुए महाभूत कोई नहीं पूछता, दोष को कौन सा बढ़ाने वाला है, कौन सा घटाने वाला है, कोई नहीं पूछता। पूछते हैं तो एक तो मुख्य क्रम पूछते हैं, एक पूछते हैं उसके एग्जाम्पल। गुरु गुण का क्वेश्चन ऐसा आता है, देखना सुनना, गुरु गुण का मुख्य क्रम लिखते हुए 2 उदाहरण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको लिखना है गुरु गुण क्या करता है? भ्रंगण करता है, तो मुख्य क्रम लिखना है भ्रंगण। दूसरा लिखना है 2 एग्जाम्पल, तो 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। मास हो गया, अनुप मास हो गया, उड़द हो गई, उड़द की दाल हैवी होती है तो उड़द की दाल हो गई, ये सब लिखना है। अब देखते हैं गुरुवादी गुणों की उपयोगिता। आयुर्वेद के प्रयोजन को पूरा करने के लिए गुरुवादी गुण इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं? दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का पालन करते हैं। और क्या करते हैं? आहार द्रव्य लेते हैं। तो आहार द्रव्य लेंगे तो गुणों का ध्यान रखते हुए लेंगे। ऋतुचर्या का पालन करते हैं अपन, तो आहार द्रव्यों का ध्यान रखते हैं कि कौन सी ऋतु चल रही है, अभी है शिशिर ऋतु चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आहार विहार लेते हैं कि मधुर रस लेते हैं। घृत वगैरह का सेवन करते हैं तो इसी ऋतु में करते हैं क्योंकि विसर्ग काल चल रहा है, तो काल का अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए, गुणों का ध्यान रखते हुए कि कौन सा गुण लेना चाहिए। गुरु गुण ले सकते हैं क्योंकि इस टाइम क्या होती है, जठराग्नि प्रबल होती है, तो गुरु गुण होता है, तो गुरु गुण वाले आहार को जल्दी से पचा लेती है, तो गुरु गुण लेना है। उष्ण गुण लेना है क्योंकि सर्दी है बाहर, इसलिए उष्ण गुण लेना है। गर्मियों में गुणों का ध्यान रखते हुए लघु आहार विहार लेते हैं अपन। और शीत का सेवन करते हैं, शीत गुण का सेवन करते हैं, कूलर वूलर के सामने एसी का करते हैं यूज। तो इस तरह से स्वस्थ के स्वास्थ्य के लिए और
आतुर के विकार के प्रशमन के लिए तो औषधियों के अंदर आ गया, तो औषधि के अंदर जो गुण है उनका ध्यान रखते हुए हमें उसकी चिकित्सा करनी है। तो एक तरह से वही बात आ गई कि आयुर्वेद के प्रयोजन के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का प्रशमन करना। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे? दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का पालन करते हुए। तो उसमें आप बता देना एक एक करके कि दिनचर्या के अंदर जब हम लेते हैं तो दातुन वगैरह करते हैं, गंडूश करते हैं, कवल करते हैं, तो कौन सी ऋतु के अंदर जैसे लेते हैं हम सर्दियों के अंदर हम अभ्यंग करते हैं तेल का, तो क्यों, कौन से गुण के कारण करते हैं? क्योंकि तेल के अंदर कौन सा गुण होता है? उष्ण गुण होता है, ठीक है। और अभ्यंग वगैरह करते हैं, स्वेदन करते हैं, स्वेदन कर्म करते हैं, कहीं भी दाव वो हो रही है, पेन हो रहा है तो अपने को क्या करते हैं? स्वेदन कर्म कर रहे हैं। गर्मियों के अंदर दाव होती है, गले में जलन होती है, तो हम शीत गुण का सेवन करते हैं। ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो शीत गुण हो गया। तो इस तरह से समझाना है आपको। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का पालन करते हैं। इन दोनों प्रयोजन की प्राप्ति हेतु गुणादि गुणों की अत्यंत आवश्यक होता है। जो गुण द्रव्य में पाए जाते हैं, ये बात मैंने पहले बताई भी थी, जो द्रव्य में पाए जाएंगे वही गुण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जब इन गुणों में किसी सामान्य स्थान विशेष पर या तो वृद्धि होती है, किसी भी स्थान पर किसी गुण की वृद्धि हो गई है, तो बढ़े हुए को कैसे घटाएंगे? उसके विपरीत गुण वाले द्रव्य सेवन करेंगे बाहर से, तो क्या होगी? उसकी कमी हो जाएगी और वहां पे बैलेंस स्टेज आएगी। तो फर्स्ट क्लियर। अगर क्षय हो गया है तो वो लेंगे जो समान है, हमारे शरीर में जो समान द्रव्य है, गुण वाला जो द्रव्य है वो लेंगे और उसकी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वो क्या आएगी? इक्वल स्टेज आ जाएगी, तो मेंटेन हो जाएगा सब कुछ। तो वो इसमें द्रव्यों का कारण बताया गया है। दोष धातु और मल, इनके क्षय अथवा वृद्धि होने पर सामान्य विशेष के सिद्धांत के अनुसार ही हम चिकित्सा करते हैं और इनको क्या लेके आते हैं? साम्य अवस्था में लेके आते हैं। देखिएगा, ये कोटेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम हा सेतु विशेष प्रवृत्ति व्यस्तु। जो बढ़ा हुआ है, जिसकी वृद्धि है, उसको कम करना है और जो कम है उसको बढ़ाते हुए हमें साम्य अवस्था में लाके दोष धातु मल की साम्य अवस्था में लाना है, उनकी चिकित्सा करनी है। अब है परादी गुणों की। अगर गुणों की पूछता है ना आपसे तो आप दोनों लिख के आना, और ओनली गुरुवादी गुण लेता है तो फिर गुरुवादी गुण को समझा के आना। फिर चाहे अगर आप ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो 10 नंबर में आ रहा है तो थोड़े बहुत गुण भी लिख देना। जैसे गुरुवादी गुण में एक गुरु गुण लिख दिया, उसका मुख्य क्रम लिख देना और एक एक दो एग्जाम्पल लिख देना, बस मुख्य क्रम सभी के लिख देना अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो। अब पढ़ते हैं हम परादी गुण। परादी गुण के अंदर हम पढ़ा पर अपर पढ़ा, तो पर और अपर